हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। 2-3 मिनट रुकते हैं बाकी लोगों को ज्वाइन करने के लिए। गुड मॉर्निंग अंजलि। ऑलराइट, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था, एक बार उसका क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। हम लोगों ने कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखना चालू किया था एंड उसमें मैंने आपको बताया था दैट ये पूरी की पूरी अंडरस्टैंडिंग एक्सपेरिमेंटल होती है। ठीक है, हम लोग कोई भी रिएक्शन को ऐसे देख के नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि वो कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। एंड ये मैंने कुछ एग्जांपल बताए थे, आपको याद नहीं करने एग्जांपल, ये जस्ट मैंने एक वैरायटी दिखाने के लिए बताया था कि मतलब इवन ऐसे सिंपल सा रिएक्शन है हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के बीच में और उसका ऑर्डर आप देख रहे हो तो 0 पता पड़ रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटली आता है। एंड देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंड कर सकती है। एंड इस डिपेंडेंस को हम लोग रेट लॉ कहते हैं। ठीक है, जनरली रेट लॉ सिंपल नहीं होते, पर हमारे चैप्टर में हम लोग सिलेबस में सिंपल रेट लॉ ही रखेंगे। R is proportional to concentration raised to the power of order, राइट। फिर उसके बाद मैंने K के बारे में बताया था, ऑर्डर के बारे में बताया था, एंड ऑर्डर के बारे में भी यही बताया था कि एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है एंड इट जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट के बराबर हो। ठीक है, हो सकता है अलग हो। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 और इंटीजर और फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके बाद हमने बोला था कि हम लोग डिटेल्स करेंगे एनालिसिस की, तो उसमें 2 टाइप के एनालिसिस करेंगे। एक बार ऑर्डर मिलेगा तो डेटा निकालना होगा और एक बार डेटा मिलेगा तो ऑर्डर बताना होगा। तो हम लोग पहले वाले एनालिसिस पे ही चल रहे थे और पहले वाले एनालिसिस में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर 0 ऑर्डर है तो डेटा कैसा रहेगा। तो हम लोगों ने 0 ऑर्डर काइनेटिक्स का इक्वेशन लिखना शुरू किया था एंड स्टेप वही रहता था, स्टार्ट विद द डिफरेंशियल फॉर्म, देन परफॉर्म इंटीग्रेशन एंड देन गेट द कॉन्सेंट्रेशन का एक्सप्रेशन विद टाइम। ठीक है, तो ये एटी का था। बीटी के लिए मैंने आपको 2 मेथड बताए थे, एक तो सिंपल एनालिसिस करके या फिर बीटी में भी प्रॉपर पूरा डिफरेंशियल फॉर्म से स्टार्ट करके इंटीग्रेट करते हुए। ठीक है, इसमें लिमिट्स वगैरह सही से डालनी होती थी। देन मैंने ग्राफ्स ड्रॉ करके बताए थे आपको, ग्राफ्स भी इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ था, रेट का ग्राफ था। ठीक है, देन मैंने आपको परसेंटेज कंप्लीशन, हाफ लाइफ, इसके बारे में बताया कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये इम्पोर्टेंट था। फिर एक एग्जांपल बताया जिसमें मैंने एक कॉमन केयरलेस मिस्टेक जो स्टूडेंट कर देते हैं जिसको अवॉइड करना होता है वो कोएफिशिएंट का रहता है। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा यहाँ पर ये कोएफिशिएंट, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिविजुअल रेट अपॉन देयर कोएफिशिएंट, एंड उसको यूज करते हुए फिर हम लोगों ने सॉल्व करा था। देन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पे आ गए थे हम लोग, एंड फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में भी हम लोगों ने एक सैंपल ए गोज टू बी प्रोसेस से स्टार्ट करा। ठीक है, एंड उसमें हम लोगों ने देखा किस तरीके से ए एंड बी का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें भी इंटीग्रेशन करा था तो लॉन वाला टर्म आया था, है ना। एंड
इसको जब इंटीग्रेट कर लेते हैं लिमिट्स वगैरह डाल के, तो हमारा फाइनल इक्वेशन बन जाता है ln a नॉट बाई ए टी इक्वल टू के टी, और यू कैन से ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। अब इसी एक्सप्रेशन को कई बार ऐसे ए और एक्स के टर्म्स में भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ए नॉट क्या हो जाएगा ए, और ए टी क्या हो जाएगा ए माइनस एक्स, तो उसको यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर भी मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो उससे मुझे एक्स का वैल्यू पता पड़ जाएगा, जिससे मुझे बी टी का वैल्यू पता पड़ जाएगा। तो यहाँ से मैंने बी टी निकाला। बी टी निकालने का एक और तरीका क्या हो सकता है, मैं स्टार्टिंग से जाऊँ वापस डिफरेंशियल फॉर्म में, और यहाँ पर रेट को लिखूँ माइनस, माइनस की जगह लिखूँ प्लस डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के ए, ठीक है। एंड ए का जो एक्सप्रेशन निकाला हुआ है, ए का एक्सप्रेशन ये निकाला हुआ है ना, ए नॉट ई की पावर माइनस के टी, इसको पुट कर दूं और फिर सॉल्व करूं, तो वापस से मेरा बी टी का एक्सप्रेशन यही आ जाएगा, ठीक है। फिर ग्राफ बना लिए, और उसके बाद हाफ लाइफ का भी कैलकुलेशन करके बताया। इसमें हाफ लाइफ के बारे में एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये था कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। तो आप 100 मोल से स्टार्ट करो कि 10 मोल से स्टार्ट करो, जो ओरिजिनल मोल्स है उसका आधा होने में सेम ही टाइम लगेगा। एंड देन इसमें क्योंकि ऐसे लॉन की कैलकुलेशन है, तो मैंने आपको बोला था कि आपको ये लॉन और log 2 और log 3 की वैल्यूज याद रखनी चाहिए ताकि कैलकुलेशंस आपके हो सके, ठीक है। एंड इसमें फिर मैंने आपको एक दो क्वेश्चन कराए थे, जहां पर हम लोगों ने देखा था कि लॉन और log की कैलकुलेशन जरूरी है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन कराया था, फिर एक ये वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है। ये थोड़ा सा लॉन लॉग का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फिर ये वाला क्वेश्चन अच्छा मैंने आपको दिया था, ये हम लोगों ने करा कि नहीं करा अभी तक, ट्राई करा आप लोगों ने? इसको मैं कॉपी करके आज के नोट्स में लेके आ जाता हूँ, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर, ठीक है। नहीं करा होगा तो अभी कर लो, ठीक है। वैसे थोड़ा सा कर लिया करो यार, क्लास के आने के पहले एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लिया करो, क्लास से जाने के बाद में थोड़ा रिवीजन कर लिया करो क्या पढ़ा है अपन ने। हम्म। कैसे करेंगे इसको? वेरी गुड आंसर, गौरव ने एकदम सही आंसर दिया है, 70 मिनट्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इट इज वेरी क्लोज टू 70 मिनट्स। गुड। तो इसमें देखो कैसे करना है, फर्स्ट ऑर्डर लिख दिया है ना, तो हमको समझ में आ गया कि भाई फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस हमें याद रहनी चाहिए जिनसे हमें स्टार्ट करना है। तो 20% कंप्लीशन
मतलब 80% ऑफ ए इज लेफ्ट, राइट। तो 80 क्या हो जाएगा 0.8 ए नॉट, सो लॉन a naught upon 80 can be written as ln a naught upon 0.8 a naught। तो ये कितना हो जाएगा ln 5/4, एंड इसके लिए बोला जा रहा है that the time taken is 10 minutes, राइट। अच्छा, फिर पूछा जा रहा है 80% कंप्लीशन के बारे में। 80% कंप्लीशन मतलब 20% ऑफ ए इज लेफ्ट, राइट। तो मतलब 80 विल बी इक्वल टू 0.2 ए नॉट। तो वापस से वही चीज हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो लॉन ए नॉट अपॉन 0.2 ए नॉट। तो ये ए नॉट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये लॉन 5 इज इक्वल टू के इंटू टी, राइट। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो के कैंसिल आउट हो जाएगा और टी सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो डिवाइड 1/2। ठीक है, मतलब मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ तक तो आ ही जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक आ ही जाते हैं। पर इसके बाद भी तो आपको, आप देखो कि आपको बुकलेट मिली है क्या। बुकलेट में आप देखोगे प्रीवियस ईयर के नहीं क्वेश्चन ना, मिली। तो उसमें है कैलकुलेशन ऐसी लॉन लॉग की। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नहीं करने, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अब मैं इसको लॉन को लिख सकता हूँ 2.303 log 5/4, राइट। और इसको भी लिख सकता हूँ 2.303 log 5, राइट। ये 2.303 कट गया। अच्छा, log 5/4 will be log 5 minus log 4, राइट। अब log 5 कितना होता है, log 5 is 1 minus log 2 and log 4 is 2 log 2, राइट। तो ये 1 minus 0.3 minus 2 into 0.3 अपॉन 1 minus 0.3। तो इससे आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर टी रफली 70 मिनट्स आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करा था इसलिए मैं रफली लिख रहा हूँ। समझ में आया, ये कैलकुलेशन भी आपको आनी चाहिए। ठीक है, जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, आप लोगों को बुकलेट मिली है कि नहीं मिली है मेडिकल की, केमिकल काइनेटिक्स की, ये बताओ मुझे। नहीं मिली सर। आवाज नहीं आई विशाल, दोबारा बोलो। नो सर। नहीं मिली अभी तक? नहीं। अरे, मैंने बोला था आशीष को, पता नहीं कहाँ डिले हो गया। चलो आज वापस उससे बोलता हूँ मैं एक बार। ऑल राइट, चलो ठीक है, ये इतना पार्ट तो समझ में आया आपको, है ना। ये क्वेश्चन को कैसे करना है, तो फर्स्ट ऑर्डर के बारे में अब हमें समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड ऑर्डर स्टार्ट करने के पहले ऑब्जर्व करना, मैं फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स के बारे में भी बात करना चाहूंगा। ये स्पेशली मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स। तो ग्रोथ के बारे में क्यों, इसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे वो सब क्या थे, वो सब डीके काइनेटिक्स थे। ठीक है, जैसे मतलब मैंने यहाँ पर आपको नोट नहीं लिखाया, मैं एक नोट लिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे रेडियो एक्टिविटी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, ऑल रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके मतलब
ये आप लोगों को वैसे एक चैप्टर पढ़ाएंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बट आपको थोड़ा तो जूनियर क्लासेस के बेसिस पर आइडिया होगा कि कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, मतलब ऐसे कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, तो वो कैसा स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं, अपने न्यूक्लियस में से पार्टिकल्स इजेक्ट कर करके, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा रेज। तो जो भी ये सारे रेडियो एक्टिव डीके होते हैं, ऑल रेडियो एक्टिव डीके फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है, सारे जो रेडियो एक्टिव डीके होते हैं सब फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपने सुना होगा, जैसे कार्बन डेटिंग में आपने कार्बन 14 की हाफ लाइफ के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, ये आपने जूनियर क्लास में कभी सुना होगा ऐसे कार्बन डेटिंग वर्ड, हम लोग भी पढ़ेंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर जब आएगा उसमें देखेंगे, ठीक है। तो उसमें जो काइनेटिक्स फॉलो होंगी वो सब फर्स्ट ऑर्डर ही होंगी, ठीक है। तो ये सब क्या थे, डीके थे, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट कंज्यूम होता जा रहा है, ठीक है। अभी जो मैं आपके साथ में बात करने वाला हूँ वो है फर्स्ट ऑर्डर ग्रोथ काइनेटिक्स, ठीक है। मान लो कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, या वायरस है, राइट, ये कोरोना वायरस है, तो वो कैसे ग्रो कर रहा है, उसकी काइनेटिक्स समझने की कोशिश करें अगर हम, तो अभी जो कोरोना वायरस के ग्रो करने का ऑर्डर है, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में एक्चुअली ऑर्डर 1 से ज्यादा था, ठीक है, कोरोना वायरस का, तो उसका ग्रोथ काफी फास्ट हो रहा था, ऐसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करे जा रहा था, ठीक है। अभी धीरे धीरे उसका ग्रोथ का ऑर्डर 1 से कम होने लगा है, 0 से 1 के बीच में है, तो ग्रोथ थोड़ी सी स्लो हुई है, और दो ग्रोथ तो अभी भी कर रहा है, ठीक है। सो बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ग्रोथ काइनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर समझना कैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सम बैक्टीरियल ग्रोथ फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। what does this mean? This implies that the rate of change of bacteria dv by dt, एंड ये पॉजिटिव साइन लगा रहा हूं मैं, ठीक है, पॉजिटिव साइन क्यों, बिकॉज ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, is directly proportional to the concentration of bacteria raised to the power of 1। जितना ज्यादा बैक्टीरिया है उतना ज्यादा उसका रेट ऑफ ग्रोथ रहेगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, दिस इज द, अब इसको हम लोग इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, dv बाई dt इज इक्वल टू k इंटू बी, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, db अपॉन b का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू k dt का इंटीग्रेशन, टाइम 0 पर ये b नॉट होगा एंड टाइम t पर इट विल बिकम bt। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा ln bt बाय b नॉट इज इक्वल टू kt, ठीक है। और यू कैन से dt इज इक्वल टू बी नॉट इंटू ई की पावर प्लस के टी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये कैसा दिखेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता हुआ, मतलब ये कोई बी नॉट से स्टार्ट हो रहा है एंड फिर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज ही करता जा रहा है, ये समझ में आया। तो ये ग्रोथ काइनेटिक्स हो जाती है। हाँ बोलो।
कुछ डाउट था? ऑल राइट, तो कैसा है, हम लोगों ने सिंप्लीफाइड लिया है कि फर्स्ट ऑर्डर में होता है। रियल लाइफ में ये जो ऑर्डर होता है ये चेंज हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कोरोना वायरस के केस में जब बहुत फास्ट स्प्रेड कर रहा था तब ये ऑर्डर 2 से 3 के बीच में आ गया था, जब बहुत ही तेज ग्रो कर रहा था। अभी ये फिर भी 1 से कम हो गया है, बट स्टिल ग्रोइंग, ठीक है। इनफैक्ट जब आप लोग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखते हो तो इसमें कैसा होता है कि आपको नेट रेट के बारे में बात करना होता है। बैक्टीरिया कैसे करता है, बैक्टीरिया ग्रो भी करता है और डीके भी होता रहता है, तो दोनों को साथ में देखना पड़ता है, ठीक है। अभी तो कैसा है, मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, ग्रोथ का अलग काइनेटिक्स दिखाया, डीके का अलग काइनेटिक्स दिखाया। समटाइम्स मतलब ऐसा होता है, जैसे आपको पूछेंगे नहीं अभी एग्जाम में, मतलब मैं ऐसे अलग से लिख के दिखा रहा हूँ, डीबी बाई डी, इसमें क्या होगा, प्लस टर्म रहेगा ग्रोथ के लिए, ठीक है, एंड माइनस टर्म रहेगा डीके के लिए, ये दोनों साथ में होता रहता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये ग्रो कर रहा हो ऑर्डर एक्स के साथ में, ठीक है, और मर रहा हो या इनएक्टिवेट हो रहा हो किसी वाई ऑर्डर के साथ में, ठीक है। तो अब इसका एक्स और वाई निकाल कर इंटीग्रेशन करके हमें एक्चुअली में पता पड़ता है कि ओवरऑल बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है कि ओवरऑल बैक्टीरिया डीके कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज ऐसी है, ये आपसे ये इतनी मैथ्स हमको आती नहीं है, ये इंटीग्रेशन हमको आएगा ही नहीं, इतना इंटीग्रेशन हमसे अभी होगा नहीं, तो इसके लिए हम लोगों को इतना डेप्थ में जाने का जरूरत नहीं है, अभी हमको अलग अलग करके ही समझना है, ठीक है। बट बाद में जब थोड़ा मैथ्स और समझ में आने लगता है तो जो बायोलॉजी वाले हैं भाई उनको भी बहुत मैथ्स लगती है, ठीक है, जो रिसर्च में जाते हैं। डॉक्टर्स का नहीं कह रहा हूँ मैं, डॉक्टर्स को थोड़ा बहुत लगता है मैथ्स, बट हाँ रिसर्च वगैरह में जाते हैं उनको भी मैथ्स लगता है इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, तो ये तो था ग्रोथ का इंफॉर्मेशन, ग्रोथ काइनेटिक्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, तो इसी तरीके से अगर मैं आगे बढ़ता जाऊं, मान लो अब मैं सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स का आपसे सॉल्व करवाना चाहूं तो एक अटेम्प्ट लोगे? ठीक है, मैंने आप लोगों को जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर बताया है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि सेकेंड ऑर्डर का आप लोग खुद से करके दो मुझे, मैं आपको स्टार्टिंग दे देता हूँ, ठीक है। हमारा रिएक्शन टाइप है ए गोज टू बी, ठीक है, और रेट लॉ जो है वो भी आपको गिवन है, दैट आर इज इक्वल टू के ए की पावर 2, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए के इंटू ए की पावर 2, यानी कि ये जीरो ऑर्डर हो गया है। अच्छा, अगर मैं आपसे के का यूनिट पूछूंगा तो क्या आ जाएगा? के का यूनिट विल बी, एनी गेस? इसमें अब सब आप ही बताओगे, जब तक आप नहीं बताओगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। के का यूनिट क्या रहेगा? रेट का यूनिट क्या है, यहाँ पर रेट का यूनिट है
मोल पर लीटर पर लीटर सेकेंड। हाँ लीटर बोलो। पर लीटर सेकेंड पर मोल। यूनिट आ जाएगा इसका लीटर पर मोल पर सेकेंड। सर टाइम भी तो ऊपर जाएगा ना। टाइम डिनोमिनेटर में ही रहेगा ना, देखो ना। तो 1 मोल पर लीटर एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो क्या आ जाएगा, ये लीटर और मोल इस तरफ चला जाएगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड। समझ में आया। यस सर। अच्छा, तो ये आपके सामने रेट टाइप है कि ये रेट लॉ है, सेकेंड ऑर्डर है ये, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर दिया हुआ है दैट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ए नॉट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इज 0, ठीक है। डिटरमाइन AT and BT in terms of A naught, K and T, ठीक है। तो आप लोग अब शुरू हो जाओ। ट्राई करो जैसे हम लोगों ने पहले ट्राई करा था वैसे ही। चाहिए तो एक बार पुराने नोट्स को वापस से रेफर कर लो। बिल्ली। हाँ, कुछ कहा। अच्छा,
आया कुछ आंसर? AT minus A naught is equal to minus KT square. हाँ, काफी काफी ट्रिगर्स है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग वही डिफरेंशियल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे, राइट? डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट लॉ विल बी माइनस 1/1, क्योंकि कोफिशिएंट 1 है, dA/dt इज इक्वल टू k a स्क्वायर लिखा है, ठीक है। अब a वाले टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे और t वाले टर्म्स को दूसरी तरफ, और इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। ये 0 से t जाएगा और ये a0 से at जाएगा। अब 1/a² का इंटीग्रेशन क्या होगा? -1/a, है ना? -1/a² का इंटीग्रेशन 1/a² का इज -1/a, ठीक है। एंड लिमिट्स a0 से at, ठीक है। एंड dt का इंटीग्रेशन t रहेगा, लिमिट 0 से t। तो ये नेगेटिव नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया। अब ये आ जाएगा 1/at माइनस 1/a0 इज इक्वल टू at। ये आपका फॉर्मूला बनेगा फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो जैसे आपने करा, मतलब, बट ये आई थिंक ज़्यादा याद रहता है, बुक्स वगैरह में भी आप देखोगे ना तो इस फॉर्म में ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। सो इस तरीके से आप 80 निकाल सकते हो। अच्छा, अब इसमें अगर मुझे ग्राफ ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो ग्राफ विल बी समथिंग जिसमें अगर मैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा, तो ये तो a0 से कहीं स्टार्ट होगा और फिर ये डिक्रीज कर रहा होगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल डीके तो नहीं बोलेंगे इसको, बट ऐसा हाइपरबोलिक डीके जरूर बोल सकते हैं, ठीक है, कि ये ऐसे नॉन लीनियरली डिक्रीज करेगा, ठीक है। पर टिपिकली ये वाला ग्राफ नहीं पूछा जाता आपसे, आपसे पूछा जाएगा लीनियर ग्राफ किसके बीच में रहेगा। तो अगर मैं आपको ये वाला ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलूँगा 1/at वर्सेस t, तो आपका ग्राफ कैसा रहेगा? ये आपका लीनियर ग्राफ आ जाएगा। लीनियर क्यों आएगा? आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये 1/at ये वाई एक्सिस है और ये टी एक्स एक्सिस है, तो ये कैसा आ रहा है? y इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी, राइट। तो ये 1/a0 इंटरसेप्ट होगा, ठीक है, वाई एक्सिस पर, एंड देन इस ग्राफ का स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस, और सॉरी इनफैक्ट पॉजिटिव रहेगा ना, ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये ऐसा 1/a0 रहेगा एंड फिर इसका स्लोप विल बी इक्वल टू k, ठीक है।
ये समझ में आया? ये वाला ग्राफ टिपिकली आपसे पूछा जाता है। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन हो गया। ठीक है, जनरली क्वेश्चन जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के रहेंगे, बट अगर सेकेंड ऑर्डर का भी आपसे पूछा जाए कभी तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब नोटिस करना, इसी चीज को अगर मैं, अच्छा अगर बीटी का निकालना होगा तो बीटी का कैसे निकालोगे? ठीक है, तो बीटी के लिए हम लोग वही तरीका इस्तेमाल करेंगे कि ए गोज टू बी है, ए जीरो, ए माइनस एक्स एंड एक्स, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ए टी प्लस बी टी इज इक्वल टू ए नॉट दिख रहा है ना। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो ए नॉट के बराबर आ जाएगा। तो अब अगर यहाँ पे मैं देखूँगा तो बी टी क्या दिख रहा है मुझे, ए नॉट माइनस ए टी, है ना। अब ए टी का एक्सप्रेशन मैं यहाँ से उठा लूँ, ए टी का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1/ए टी इज इक्वल टू के टी प्लस 1/ए नॉट। ठीक है, तो ए नॉट ए टी प्लस 1/ए नॉट इज 1/ए टी, तो ये हो जाएगा ए नॉट, ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन 1 प्लस ए नॉट के टी, 1 प्लस ए नॉट के टी। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए नॉट को बाहर निकाल लेंगे, तो 1 माइनस 1/1 प्लस ए नॉट के टी, फिर इसको और अगर कॉमन ले लूँ मैं तो ये 1 माइनस 1 कट जाएगा, ए नॉट के टी अपॉन 1 प्लस ए नॉट के टी, ये मेरा बी टी का एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, अब इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मतलब क्योंकि ये इतना कॉमन एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, तो आप इसको रहने भी दे सकते हो। ठीक है, बस मैंने निकालने के लिए आपको निकाल के बता दिया, आपको एग्ज़ाम में भी रहेगा तो आप खुद ऐसे मेहनत करके ये ज़रूर यूज़ कर लेना। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट ज़रूर याद रख लेना। बाकी आई वुड नॉट रिकमेंड कि इतने इसको भी आप याद करने की कोशिश करो। ठीक है, इसको मैं रबी कर देता हूँ, क्योंकि मेरी कही हुई बात तो आप भूल जाओगे आज से 6 महीने के बाद में, पर नोट्स में दिखेगा तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे इसको भी याद करना है। तो बस यहाँ पे लिख दो ना, जस्ट सब्स्टिट्यूट 80 टू गेट बीटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बीटी को भी डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर का एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, अब इस चीज को मैं एक बार के लिए क्विकली समराइज करना चाहूंगा फॉर एवरीवंस बेनिफिट। ठीक है, इसमें लेट्स से अब मैं इस चीज को, अच्छा बिफोर, ठीक है एक और चीज कर सकते हैं, एक और चीज क्या कर सकते हैं, मैं एक और रिएक्शन टाइप ले सकता हूँ। ठीक है, ये एक रिएक्शन टाइप था जिसमें ए गोज टू बी था। ठीक है, मैं इस केस में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, रिएक्शन टाइप, रिएक्शन टाइप है ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स। ठीक है,
ये रिएक्शन टाइप है, और जो रेट लॉ है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर है, बट इस बार थोड़ा सा अलग है। इस बार रेट लॉ इज आर इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 एंड बी की पावर 1, दोनों के रेस्पेक्ट में 1 1 ऑर्डर है, तो ओवरऑल ऑर्डर 2 हो गया, है ना। ऐसा है, गिवन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करना दैट इनिशियल concentration of A is A नॉट, ठीक है। इसको एक्चुअली थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, चलो मैं इसको A बोल देता हूँ, एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इज ऑल्सो A, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाता है सेम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, दोनों का सेम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, A और A। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ डिटरमाइन AT and BT in terms of A, K and T, ठीक है। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, ध्यान से ऑब्जर्व करना। विल फॉलो द सेम स्टेप्स, विल स्टार्ट विद द डिफरेंशियल रेट लॉ, ठीक है। कैसा रहेगा, -1/1, 1 कोएफिशिएंट है क्योंकि dA by dt, दिस इज द रेट का एक्सप्रेशन, दिस इज इक्वल टू k a की पावर 1 एंड b की पावर 1, ठीक है। तो अब एक बार के लिए मैं यहाँ पे अटक जाऊंगा, 3 वेरिएबल्स a b एंड t, ये तो मुझे आता ही नहीं है, इतनी मैथ्स तो मैंने पढ़ी नहीं। मतलब मैंने ऐसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के वाई पढ़ा हुआ है, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के एक्स पढ़ा हुआ है ना, ठीक है। कल को अगर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स इंटू वाई भी आता है तो भी मेरे को आता है। मैं क्या करूँगा, y वाला टर्म को एक तरफ कर दूंगा और x वाले टर्म को एक तरफ कर दूंगा और इंटीग्रेशन कर दूंगा, इतना भी आता है मुझे, ठीक है। बट यहाँ पर आप नोटिस करना 3 वेरिएबल है a b और x, टाइम, तो मुझे ये तो आता ही नहीं है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू के जेड। इसको क्या करते हैं, समझ में आया मैं कहाँ अटक गया। पर मैं एक्चुअली अटका नहीं हूँ, ठीक है। मैं अटका क्यों नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्व करना, अगर मैं रिएक्शन ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें टाइम 0 पर ये दोनों a हैं और t टाइम पर ये दोनों a माइनस एक्स ही होंगे ना, ये समझ में आया। तो ये मेरा at है और ये मेरा bt है, तो इनको मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। तो उससे देखो मेरा क्या आ जाएगा, -1/1 dA बाई dt, ठीक है। a को मैं क्या लिखूंगा, a माइनस एक्स, है ना, इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स इंटू a माइनस एक्स। अब मुझे सिचुएशन थोड़ी आसान लग रही है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है तो ये dx बाई dt हो जाएगा, राइट, बिकॉज a तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा, dA बाई dt 0 हो जाएगा, और बचा x, तो उसका मैंने लिख दिया dx बाई dt और माइनस माइनस साइन हटा दिया, इज इक्वल टू k a माइनस एक्स का स्क्वायर।
अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं, ये वापस 2 वेरिएबल में आ गया, ठीक है, 2 वेरिएबल्स, ये मुझे सॉल्व करना आता है, ठीक है, इसमें मुझे दिक्कत नहीं आती है। तो ये मैं इसमें क्या करूंगा, x वाले टर्म्स को एक तरफ कर दूंगा और t वाले टर्म्स को दूसरी तरफ कर दूंगा और इंटीग्रेशन करूंगा। लिमिट्स का ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, लिमिट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। टाइम 0 पर x का वैल्यू क्या रहेगा, टाइम 0 पर आप देखोगे x का वैल्यू 0 है ना, और टाइम t पर x का वैल्यू कितना है, x, है ना। तो ये आप लिमिट का ध्यान रखना। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा -1/a-x, और ये प्लस साइन के साथ में 0 से x इज इक्वल टू kt, 0 से t। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/a-x -1/a इज इक्वल टू kt। तो इट बिकम्स द सेम थिंग, 1/at -1/a0 इज इक्वल टू kt, ठीक है। तो एक्चुअली ये सेम ही रिजल्ट आ गया। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मैंने ए और बी का सेम लिया था, इस वजह से ये ऐसा कोइंसिडेंटली आ गया। ठीक है, ये समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अगर मान लो मैंने ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं लिया होता तो क्या होता। अच्छा, अब ऐसा है कि बहुत ही कम चांस है कि आपसे पूछा जाए अगर ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग हो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि थोड़ा सा मैथ्स डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। बट फिर भी मैं एक बार के लिए नोट्स में करके तो दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल ही नहीं है करना, ठीक है, ये पॉसिबल है करना। तो उसका मैं मैथ्स एक बार करके दिखाऊंगा, ठीक है, पर उसका चांस एग्जाम में आने का कम रहेगा। वो मतलब ऐसा है कि हाँ, मतलब जो पेपर डिजाइन कर रहे हैं, पेपर सेट कर रहे हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाएंगे केमिकल काइनेटिक्स का, तो वो फिर भी ये डाल सकते हैं ऐसा, ठीक है, पर ओवरऑल इट विल बी स्लाइटली अनलाइकली कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आए, ठीक है। तो इसमें मान लो मैं करा देता हूँ, ठीक है, सेम यहाँ पर रिएक्शन टाइप ले लेते हैं। रिएक्शन टाइप है A plus B goes to products, ठीक है, एंड यहाँ पर रेट लॉ भी आपको दिया हुआ है, सेकेंड ऑर्डर रेट लॉ है दैट R इज इक्वल टू K, A की पावर 1 एंड B की पावर 1, ठीक है। हाउएवर यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है दैट इनिशियल concentration of A is A and initial concentration of B is B, ठीक है, different initial concentration। अब आपको बोला जा रहा है डिटरमाइन AT BT in terms of A, B, K and T, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो वापस से स्टार्टिंग तो वही है, स्टार्ट विद डिफरेंशियल फॉर्म। सो डिफरेंशियल फॉर्म यहाँ पे क्या रहेगा,
डिफरेंशियल फॉर्म रहेगा -1/1 इंटू dA/dt, ठीक है। -1/1 dA/dt इज इक्वल टू k इंटू a की पावर 1 इंटू b की पावर 1, ठीक है। अब वापस से जैसे मैंने बोला यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लगेंगे आपको, तो यू वुड बी लाइक कि हाँ इसको कैसे सॉल्व करें अब। तो हम लोग क्या करेंगे, वापस से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे कि a प्लस बी गोज टू प्रोडक्ट्स है, ठीक है। एंड ये a था, ये b था, ठीक है, टाइम 0 पर, और t टाइम पर ये कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स एंड b माइनस एक्स, है ना। तो अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूटिंग, तो ये कैसा होगा, -1/1 इंटू डी ऑफ a माइनस एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के a माइनस एक्स एंड ये हो जाएगा b माइनस एक्स। सो वापस से 2 वेरिएबल्स, ठीक है। नाउ आई कैन डू द एनालिसिस। कैसे करेंगे एनालिसिस, x के टर्म्स एक तरफ, t के टर्म्स दूसरी तरफ। तो यहाँ पर ये dx बाई डी टी हो जाएगा, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, तो dA बाई डी टी तो 0 हो जाएगा, और dx बाई डी टी मैंने लिख दिया, और माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू के a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। अब x वाले टर्म्स एक तरफ, dx अपॉन a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आपको करना है, ठीक है। पर अभी आप अटक जाओगे वापस से, क्योंकि आपको ये वाला इंटीग्रेशन नहीं आता है, ठीक है। सो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन हो गया, दिस इज नॉट समथिंग जो आप लोगों ने पहले सीखा है, ये वापस से डिफिकल्ट इंटीग्रेशन हो गया। अब इसको कैसे करते हैं, तो इसमें एक्चुअली एक ट्रिक यूज करी जाती है। ट्रिक यूज्ड इज कॉल्ड मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, 1/a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/b माइनस एक्स, ठीक है। एक्स और एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 1/b माइनस ए से डिवाइड कर देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। ये ट्रिक है कि मैं इस 1/a माइनस एक्स बी माइनस एक्स को 1/b माइनस ए 1/a माइनस एक्स माइनस 1/b माइनस एक्स लिख सकता हूँ। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, 1/b माइनस ए, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, एंड dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन मैं अलग से कर सकता हूँ, ठीक है। एंड dx अपॉन b माइनस एक्स का इंटीग्रेशन भी मैं अलग से कर सकता हूँ। ये दो इंटीग्रेशन तो मुझे आते हैं, अब मेरे लिए कहानी आसान है, ठीक है। लिमिट्स एक बार देख लेंगे, टाइम 0 पर x 0 रहेगा एंड टाइम t पर x t रहेगा, ठीक है। तो ये 1/b माइनस ए, ये तो क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाला हुआ है, और ये हो जाएगा माइनस लॉन ऑफ a माइनस एक्स, है ना, लिमिट, अरे ये मैंने क्या यहाँ पे क्या लिख दिया, x का लिमिट रहेगा 0 से x, है ना। तो यहाँ पर लिमिट इसका आ जाएगा 0 से x, एंड 1/b माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, माइनस, तो माइनस माइनस पॉजिटिव बन गया, लॉन b माइनस एक्स, ठीक है। ये भी 0 से x करेंगे,
और dt का इंटीग्रेशन ऑफ कोर्स t होता है, तो ये हो जाएगा 1/b माइनस a इंटू, यहाँ पर आप करोगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ln a माइनस एक्स अपॉन a, तो उसका आप इन्वर्स ले लोगे, ये हो जाएगा ln a अपॉन a माइनस एक्स प्लस ln, ये हो जाएगा b माइनस एक्स अपॉन b इज इक्वल टू kt। ठीक है, तो 1/b माइनस a, ये ln दोनों को आपस में मिक्स कर लेंगे, है ना, तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ln b माइनस एक्स अपॉन b इंटू a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt। और इनको अगर मैं ओरिजिनल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/b नॉट माइनस a नॉट इंटू ln, ये हो जाएगा bt इंटू a नॉट अपॉन b नॉट, और a माइनस एक्स होता है 80 इज इक्वल टू 80। ऐसा एक रिलेशनशिप बन जाएगा। ठीक है, अब ये जस्ट मैंने बताया है इस चीज को समझाने के लिए कि कैलकुलेशन कैसे धीरे धीरे डिफिकल्ट होती जाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि ये कैलकुलेशन ही अपने आप में काफी टाइम कंज्यूमिंग है, अपने पास इतना टाइम नहीं रहता। बट एक बार मेरे को आपको करके दिखाना था टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हमारे सिलेबस में हम लोग फिर क्यों सिंपल चीज़ों को पहले डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार सिंपल चीज़ें समझ में आती है तो उसके बाद ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मैथ्स का ज़रूरत रहता है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक डिफिकल्ट वाला पार्ट भी बताया, अदरवाइज सेकेंड ऑर्डर इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। सेकेंड ऑर्डर का आप ये वाला फॉर्मूला याद करके रखो, तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इनफैक्ट अब मैं क्या करता हूँ, एक बार क्विक समराइज कर लेता हूँ जीरो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर को। ठीक है, एक टेबल के फॉर्म में। ठीक है, क्विक समरी बना देता हूँ कि हमने क्या क्या सीख लिया इनमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ठीक है, तो ये आपके लिए आगे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। वैसे तो आपको ये चार्ट बना के अपने रूम में ऐसे चिपका देना चाहिए दीवार पर। ठीक है, तो एक बार के लिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ इसमें। तो थोड़ा छोटा फॉन्ट साइज में बनाएंगे ताकि एक ही स्क्रीन में आ जाए सब। ठीक है, सो फॉर रिएक्शन ए गोज टू बी, ठीक है, इस रिएक्शन के लिए हम लोग लिखना चाहेंगे डिफरेंशियल रेट लॉ, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, देन इंटीग्रेटेड फॉर्म, इंटीग्रेशन करने का जो इक्वेशन आती है, देन हाफ लाइफ। ठीक है, एंड लीनियर ग्राफ किस किस का किस ऑर्डर में कैसा दिखेगा। ठीक है, सो अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। सो ज़ीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, एंड फाइनली nth ऑर्डर भी अगर होगा तो उसके लिए भी हम लोग एक जनरल इक्वेशन तो लिख ही सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें नोटिस करना कैसा रहेगा। ऑलराइट, सो डिफरेंशियल रेट लॉ कैसा रहेगा यहाँ पर, माइनस da/dt इज इक्वल टू k इंटू a⁻⁴। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था यूनिट ऑफ k क्या आया था, इट वाज मोलार पर। ठीक है, इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था, वो था AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, है ना। ये इसका इंटीग्रेशन करने के बाद में इक्वेशन आया था। तो हाफ लाइफ यहाँ पर कितना आ गया था, हाफ लाइफ आ गया था A0/2K। ठीक है, आप हाफ लाइफ के लिए क्या करोगे, AT को A0/2 पुट करोगे, है ना। हाफ लाइफ मतलब क्या हो जाएगा, AT इज इक्वल टू A0/2, उसको पुट कर दोगे तो इससे आपका टाइम आ जाएगा, ये A0/2 क्या आ जाएगा। अच्छा, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसमें आप अगर AT वर्सेस T का ग्राफ बनाओगे तो लीनियर आएगा ना। इस लीनियर ग्राफ का स्लोप क्या होगा, माइनस के, है ना, और y इंटरसेप्ट क्या होगा, A0। ये आपको समझ में आता है ना, y इंटरसेप्ट क्या होता है, मतलब y एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा ग्राफ, तो वो A0 से स्टार्ट होगा टाइम 0 पर और नीचे जाता जाएगा क्योंकि स्लोप उसका माइनस के होगा, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना फर्स्ट ऑर्डर में माइनस da/dt इज इक्वल टू k a⁻⁴ ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा। इसमें रेट कांस्टेंट का यूनिट आएगा जस्ट सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स या आर इनवर्स जो भी रहेगा, बट टाइम इनवर्स रहेगा। ठीक है, इसमें इंटीग्रेटेड इक्वेशन कैसा आता था, ln A0/AT इज इक्वल टू KT, है ना। इस तरीके से हम लोग लिखते थे, ln A0/AT इज इक्वल टू KT। और एक और होता था दैट हम लोग ऐसे भी लिख देते थे दैट AT इज इक्वल टू A0 e⁻⁻KT। ठीक है, अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना हाफ लाइफ क्या था, हाफ लाइफ आया था ln 2/k, क्योंकि AT की वैल्यू A0/2 रखी, राइट। ये जो AT की वैल्यू है यहाँ पर, ये हमने क्या रखी, A0/2, तो ये आंसर आ जाएगा ln 2/k, है ना। अच्छा, फिर लीनियर ग्राफ किसका आएगा, लीनियर ग्राफ यहाँ पर ऑब्जर्व करना ln AT वर्सेस T का ग्राफ आएगा। ठीक है, आप यहाँ से इक्वेशन देखोगे ना, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप यहाँ पे एक्सपैंड करके लिखोगे तो कैसा हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा ln A0 माइनस ln AT इज इक्वल टू KT, राइट। तो ln AT विल बी इक्वल टू ln A0 माइनस KT, तो स्लोप हो जाएगा माइनस के एंड y इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू ln A0। समझ में आया ये, है ना। आई होप ये यहाँ से समझ में आ गया है। ठीक है, अगर मैं AT वर्सेस T का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो लीनियर नहीं रहेगा ना। AT वर्सेस T का ग्राफ तो ऐसे एक्सपोनेंशियल डीके था,
अगर मैं डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम बना रहा था तो वो तो ए नॉट से स्टार्ट हो रहा था और ऐसे डीके हो रहा था, वो लीनियर नहीं था। बट मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ लीनियर ग्राफ किसका रहेगा, तो लीनियर ग्राफ रहेगा एक्चुअली लॉन ए का। लॉन ए में लॉन ए नॉट से ग्राफ स्टार्ट होगा एंड फिर वो लीनियरली डिक्रीज करेगा। ठीक है, अच्छा सेकेंड ऑर्डर में ये हमने अभी पढ़ा था जस्ट, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर 2। ठीक है, इसमें के का यूनिट आएगा मोलार इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, कैपिटल एम इज मोलार, मोल पर लीटर। फिर इसमें हमने जब इंटीग्रेट करा तो हमें समझ में आया इक्वेशन क्या बनी थी, दैट 1/80 माइनस 1/a0 इज इक्वल टू 80। ये हमारा इंटीग्रेटेड इक्वेशन बना था। इसमें हाफ लाइफ क्या होगा, इसमें हाफ लाइफ के लिए आप क्या करो, 80 को a0/2 पुट करो और सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 1/k a0। ठीक है, एंड इसमें जो लीनियर ग्राफ रहेगा वो 1/80 वर्सेस टी का रहेगा। ठीक है, स्लोप इसमें आ जाएगा, स्लोप विल बी इक्वल टू प्लस के। ठीक है, एंड y इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू 1/a0। ठीक है, आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, ये मैंने अभी करके भी दिखाया था वहां पर लीनियर ग्राफ कैसा बनेगा जब हम सेकेंड ऑर्डर देख रहे थे। ठीक है, अब मान लो nth ऑर्डर है। ठीक है, तो nth ऑर्डर में कैसा रहेगा, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर n। ठीक है, के का यूनिट हो जाएगा, ध्यान से ऑब्जर्व करना, मोल की पावर, मोलार की पावर 1 माइनस n सेकेंड इनवर्स। n minus liter n minus 1 per second. हाँ, लीटर अपॉन मोल की पावर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, या फिर ऐसे आप मोलार रेज टू द पावर ऑफ 1 माइनस लिख सकते हो। अच्छा, अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कोई ट्राई करना चाहेगा इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या रहेगा, रफ में ट्राई करके एक बार देखना चाहो, टाइम देता हूँ मैं, चलो रफ में ट्राई करके एक बार देखो। एन इस चीज को इंटीग्रेट करना है आपको, ट्राई करके देखो अगर आता है तो।
क्या आ रहा है इसमें? 1 by a का पावर n minus 1 by a naught का पावर n is equal to kt. राइट, थोड़ा सा अंतर है, इज इक्वल टू n माइनस 1 kt। ठीक है, ऐसा रहेगा ये। ठीक है, 1 अपॉन ए टी की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 kt। ठीक है, फिर इसमें जो t हाफ रहेगा, ठीक है, अब मैं उसका पूरा इक्वेशन ही लिख रहा हूँ, पूरा इक्वेशन बड़ा सा बन जाएगा, पर उसमें जो ध्यान देने लायक पॉइंट रहेगा विल बी कि 1 t हाफ विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, nth ऑर्डर में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे काफ़ी जगह काम आएगा, बताऊंगा मैं कहाँ पे काम आएगा। ठीक है, सॉरी। अच्छा, फिर इसमें लीनियर ग्राफ किसका रहेगा? लीनियर ग्राफ रहेगा 1 अपॉन ए टी की पावर n माइनस 1 वर्सेस t का, ये लीनियर ग्राफ रहेगा, जिसमें स्लोप n माइनस 1 k रहेगा एंड y इंटरसेप्ट विल बी 1 अपॉन ए नॉट की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये मैंने आपको nth ऑर्डर का भी बता दिया। ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, तो ये आपके लिए एक समरी है। ठीक है, जो आपको काम आएगी आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो उस केस में इट विल बी हेल्पफुल। ठीक है, तो ये आपका nth ऑर्डर है। एंड उससे रिलेटेड इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा, अब एक और सब टॉपिक है जो मैं कर लेता हूँ, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है और सॉल्व करने को बोला जाता है। उसके बाद फिर मैं आपको ये कराऊंगा कि हाँ, मैं डेटा दे दूंगा और फिर आपको बोलूंगा कि ऑर्डर निकालना है। ठीक है, तो ऑब्जर्व करना कैसे करेंगे उस चीज को। इसे कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या रहता है कि रिएक्शन एक्चुअली में हो सकता है सेकंड ऑर्डर हो, पर वो बिहेव करेगा एज फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें नोटिस करना कैसे लिखेंगे हम इसको। certain higher order reactions show or can be made to show first order kinetics।
ठीक है, certain higher order reactions show or can be made to show first order kinetics. ये एग्जांपल्स जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा ना, वो याद रखना. Following are important examples. इसमें एक एग्जांपल रहेगा जिसको हम लोग कहते हैं inversion of cane sugar. ठीक है, कैसा रहता है? C12 H22O11 सुक्रोस. ठीक है, this breaks down into C6H12O6 glucose and उसी का आइसोमर C6H12O6 फ्रक्टोज. ठीक है, अब इसमें नोटिस करना जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट लॉ है, एक्चुअल रेट लॉ है, दैट इज K इंटू C12H22O11 रेज टू द पावर ऑफ 1. ठीक है, इंटू H2O रेज टू द पावर ऑफ 1. तो एक्चुअली में कैसा है ये? सेकेंड ऑर्डर रेट लॉ है. ठीक है, अब लेकिन इसमें नोटिस करना, हाउएवर H2O is solvent and present in large excess. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि H2O का concentration is almost unchanged. This is almost unchanged. कैसे? मान लो यहाँ पर नोटिस करना, मैं एक सैम्पल एग्जाम्पल के थ्रू कराता हूँ कि A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट्स है. ठीक है, टाइम 0 पर मान लो इसके 100 मोल है और इसके 0.1 मोल है, और T टाइम पर अब अगर मान लो इसके 0.5 मोल्स रिएक्ट हो जाते हैं तो ये तो 99.5 बचेगा और ये 0.5 बचेगा, राइट? तो और रेट पहले जो टाइम 0 पर था वो कितना था? K इंटू 100 की पावर 1 इंटू 1 की पावर 1, और T टाइम पर जो रेट रहेगा वो क्या रहेगा? 99.5 की पावर 1 एंड 0.5 की पावर 1. तो किसकी वजह से रेट में चेंज आ रहा है? A की वजह से या B की वजह से? बताओ. किसकी वजह से रेट में चेंज आया? पहले मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहा था, अब 99.5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हार्डली कुछ चेंज आया, पर B तो आधा हो गया ना, तो B की वजह से मेजर चेंज आया, राइट? तो A की वजह से कुछ खास चेंज नहीं आया, तो A को मैं कांस्टेंट के साथ में ही मर्ज कर दूं, इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा. ये समझ में आया कि A की कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है. ठीक है, एंड इट कैन बी मर्ज्ड विद द रेट कांस्टेंट. जो चेंज आया रेट में वो B की वजह से आया ना, कि B का वैल्यू 1 से आधा हो गया, मतलब सीधे जितना था उसका आधा हो गया, और A क्या हुआ? 100 से 99.5 हुआ, मतलब कोई चेंज ही नहीं है. तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज A लार्ज एक्सेस में था.
ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कहना चाह रहा हूँ दैट अगर H2O लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट अनचेंज्ड है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस H2O कॉन्सेंट्रेशन कैन बी मर्ज्ड विद K। तो अब मैं रेट को क्या लिख सकता हूँ, K इंटू H2O की कॉन्सेंट्रेशन इंटू C12H22O11 की पावर 1, एंड इनको मैं कंबाइन करके बोल सकता हूँ दैट इट इज K डैश, है ना। तो ये क्या हो गया, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर नाउ, सूडो बोलते हैं इसको, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। ये समझ में आया। Yes. K डैश इज इक्वल टू K इंटू H2O, ठीक है। K डैश इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर, एंड K जो था वो था रेट कांस्टेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर रेट, ठीक है। तो इसमें इसको फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह भी आगे अब सॉल्व करा जा सकता है, ठीक है। नाउ अब ऑब्जर्व करना, हम इसमें एक और एग्जांपल लिखना चाहेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल कैसा रहेगा, ये भी आप ध्यान रखना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। ये भी एक याद रखने वाला एग्जांपल है। तो उसमें ऑब्जर्व करना, CH3 COO CH3 ये एस्टर होता है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में it breaks down into acid and alcohol, CH3COH and C2H5OH, ठीक है, या CH3OH, डिपेंडिंग अपॉन आपको कौन सा एस्टर लेना है। अगर मैंने यहाँ पे C2H5 वाला लिया तो इथेनॉल C2H5OH बन जाएगा। अब इसमें जो रेट लॉ हमें पता है, ठीक है, इसमें जो रेट लॉ रहता है वो होता है R इज इक्वल टू K CH3CO C2H5 raised to the power of 1, H2O raised to the power of 1 and H plus raised to the power of 1, ठीक है। कैटलिस्ट भी आ जाता है इसमें। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ठीक है, H2O तो क्या है, H2O सॉल्वेंट है इन लार्ज एक्सेस implies concentration almost unchanged, ठीक है। H प्लस के बारे में क्या बोलूंगा, H प्लस क्या होता है, H प्लस कैटलिस्ट है, ठीक है। और कैटलिस्ट तो क्या होता है,
catalyst gets regenerated. ठीक है, कैटलिस्ट कंज्यूम नहीं होता ना रिएक्शन में, वो तो वापस से रीजनरेट हो जाता है। तो इसका मतलब भी क्या हो जाएगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो कांस्टेंट, है ना। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को मर्ज कर सकता हूँ K के साथ में। इन दोनों को ही मैं K के साथ में मर्ज कर दूंगा। इसको मैं क्या बोल दूंगा, K डैश। तो R इज इक्वल टू K डैश इंटू CH3COO C2H5 रेज टू द पावर ऑफ 1। तो ये क्या हो गया मेरा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ, क्योंकि कैटलिस्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है एंड वाटर तो लार्ज एक्सेस में है, तो उसका भी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से कई बार जो हायर ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं वो भी बिहेव करते हैं लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये समझ में आया। Yes. ऑलराइट, तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर दिया होता है तो उससे हम लोग रिएक्शन का और डेटा का पता करते हैं। ठीक है, अब मैं एक दो एग्जांपल कराता हूँ आपको। ठीक है, एंड देखते हैं कि आपको इस चीज़ में कंफर्ट आया है कि नहीं आया है। ठीक है, ऑर्डर मिलेगा एंड आपको डेटा निकालना होगा। अच्छा, तो देखो एक एग्जांपल कराता हूँ। इसमें काइनेटिक्स वाला बुकलेट, एक मिनट देना, मैं काइनेटिक्स वाला बुकलेट का क्वेश्चन निकालता हूँ। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए बुकलेट भी मंगवाते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। रेट कांस्टेंट ऑफ a reaction is 0.0693 minute inverse, starting with 10 mole, rate of reaction after 10 minutes will be। ये क्वेश्चन और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं भी आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ।
एक है, ठीक है, यूनिट इसका होगा मोल पर मिनट, 0.693, 0.693 into 2, 0.693 into 5 and 0.693 into 5 का स्क्वायर। बताओ। अच्छा, विशाल पूछ रहा है आइसोमर। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहाँ तक पढ़ लिया है विशाल? और सब चैप्टर कंप्लीट हो गया था, सर कह रहे थे। आप लोगों का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर होता है? नहीं, सिर्फ आपके केमिस्ट्री के होते हैं। तो उसमें आपको आइसोमर बताया होगा ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहते हैं। बताओ, देखो क्या आंसर आ रहा है इसका। आया आंसर इसमें? चलो ये बता दो ऑर्डर क्या है, कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है वही बताओ। सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर का।
इसमें यहाँ से हिंट मिलेगी ना आपको कि के का जो वैल्यू है वो मिनट इनवर्स है, मतलब यूनिट जो है मिनट इनवर्स है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट क्या होता है, के इंटू ए की पावर 1, है ना, राइट। अच्छा, और ए क्या होगा, ये हो जाएगा ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, राइट। तो ये के हो जाएगा 0.0693 इंटू ए नॉट था 10 इंटू ई की पावर माइनस 0.0693 इंटू 10, तो ये 0.693 यहाँ पर हो गया, एंड ई की पावर माइनस 0.693। ठीक है, अब ये आपको याद होगा कि 0.693 क्या होता है, ln 2, तो ई की पावर ln 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस 1, है ना। तो आपका आंसर सेकेंड भी 0.693 इंटू 2 होना चाहिए कि 2 इनवर्स होना चाहिए, स्टार्टिंग विद 10 मोल, rate constant, rate of reaction after 10 minutes, मतलब rate at time t will be k into concentration at time t, है ना। तो k is equal to, अब ए टी को क्या लिखते हैं, ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी, तो k की वैल्यू 0.0693 दी हुई है, टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल मोल्स 10 दिए हुए हैं, और ये e की पावर माइनस 0.0693 इंटू टाइम 10 मिनट्स दिया हुआ है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो e की पावर माइनस 0.693, तो ये तो हाफ हो जाएगा ना, तो हाँ एक्चुअली फिर ये 0.693 इंटू 1/2, और यू कैन से इट इज 0.0693 इंटू 5, ये आपका सी ऑप्शन से मैच कर जाएगा। ठीक है, थोड़ा घुमा फिरा के था, बट सी ऑप्शन से मैच कर जाएगा। तो थोड़ा सा वही मैंने आपको बताया, फर्स्ट ऑर्डर आते ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. ऑल राइट, तो ठीक है, आज के लिए यहीं तक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर यहीं से पिक करेंगे, इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है। अभी बुकलेट के लिए मैं आशीष को बोलता हूँ, तो वो आप लोगों को अरेंज करके देगा, फिर हम उसमें से नेक्स्ट क्लास में थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू गाइज।